नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान पार्ट 2 का जबरदस्त मैराथन। यहाँ आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, वो भी बिल्कुल फटाफट स्टाइल में, ना कोई टाइम वेस्ट, सीधे सवाल सीधे जवाब। इस वीडियो से कम आप 5 से 6 नंबर पक्के कर सकते हैं, वो भी बिना बोर हुए। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने भौतिक विज्ञान पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और मैं जिन किताबों से पढ़ा रहा हूँ उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रश्न आप देखेंगे, हर प्रश्न के नीचे बीपीएससी ने कब किस प्रश्न को पूछा है उसको भी आप देख सकते हैं कि कितनी बार प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं और कौन कौन महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक, गुरुत्व के अधीन गति। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन बताइए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है आपका, वो है आपका घट जाएगा। प्रश्न संख्या 2, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो यह होगा आपका 16.7 न्यूटन। इस प्रश्न का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको देखकर आप समझ लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो इसमें आपका जो विकल्प डी है, आपका किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। देखिए यह प्रश्न आपका 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल बताइए, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, यानी कि विकल्प 20 में आपका सही है। चलिए प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है, बताइए। तो इसमें आपका जो विकल्प सी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विकल्प सी इसमें आपका सही है। चलिए प्रश्न संख्या 6, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात मतलब कि जहां हवा, पानी और कोई भी कण मौजूद ना हो, एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? बताइए। सबसे पहले कौन नीचे आएगा? तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो है कि तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं, बताइए। तो महासागर में ऊंची जल तरंगे आपके चंद्रमा से आती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि आपका गैस के अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है, यानी विकल्प 20 में आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें आपका इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, विकल्प 20 में आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, देखिए कौन सा प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है वो भी आप देख सकते हैं, हर प्रश्न के नीचे आपका दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 10, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? बताइए। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है 1/4, यह 1/4 हो जाता है, यानी कि विकल्प 20 में आपका सही है। यह प्रश्न आपका बीपीएससी तैयारी 3 में आपका पूछा था जुलाई में, देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, स्थूल पदार्थों के गुण। इसका पहला प्रश्न है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है।
बताइए इस किसके कारण दिखती है? तो इस विकल्प डी यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक ठोस एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, बताइए। जो अगर कोई ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। विकल्प ए इसमें आपका सही है। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? बताइए किस पे काम करती हैं? ये काम करती हैं आपकी बर्नौली की सिद्धांत पे, यानी कि विकल्प बी इसमें आपका सही है। चलिए देखिए, यह प्रश्न आपका बीपीएससी 11th-12th में आपका 2023 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न संख्या 4। बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो बर्फ के पिघलने के बाद भी जल स्तर नहीं बदलेगा, यानी कि विकल्प डी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो ये होता है वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकृति का कारण वो होता है आपका पृष्ठ तनाव। विकल्प बी इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 6। सबसे ज्यादा सन्यता होती है, बताइए सबसे अधिक सन्यता किसकी होती है? देखिए सबसे अधिक जो सन्यता होती है वो होती है आपकी शहद की। सन्यता मतलब आपको बता दें कि जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक सन्यता वाले होते हैं। इसमें सबसे अधिक आपका शहद है, उसके बाद आपका खून हो जाएगा, फिर उसके बाद जल, उसके बाद वायु, क्योंकि वायु की सन्यता सबसे कम होगी। ठीक, तो इसमें आपका जो सही जवाब है आपका वो है आपका शहद, विकल्प डी। चलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, बताइए खाना क्यों जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में? उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यानी विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब है। चलिए बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो क्या होता है? जब बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होती है तो आपका अत्यंत शुष्क मौसम होता है। विकल्प डी इसमें आपका सही है। चलिए इसके बारे में एक आपको बता दें कि जब बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक आई गिरावट आधी तूफान का संकेत देती है, और बैरोमीटर के तापमान में जब धीरे धीरे गिरावट आती है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और जब अचानक वृद्धि होती है तो क्या होता है आपका अत्यंत शुष्क मौसम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला टॉपिक है प्रकाश। इसका पहला प्रश्न है कि जिस स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका विकल्प बी, यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 4600 एंगस्ट्रॉम के बीच। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ये आपका दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर। विकल्प बी इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 3। दो कैंडला का एक समद्विक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, बताइए। तो वह है आपका 8 पाई ल्यूमेन। विकल्प सी इसमें आपका सही है। यह प्रश्न आपका बीपीएससी 11th-12th में आपका 2023 में पूछा गया था। सही कथन चुनिए। चलिए इसमें बताना है सही कथन कौन सा है। विकल्प आपके स्क्रीन के सामने है, बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का आप खुद कमेंट करके उत्तर दीजिए। चलिए इसका जवाब मैं ही बता देता हूं। ये हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, यानी कि विकल्प बी इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, बताइए। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति बहुत कम होती है, यानी न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होगी, यानी कि विकल्प ए इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 6। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, बताइए। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपका प्रिज्म द्वारा संभव है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वो प्रतिबिंब कैसा होगा, बताइए।
कैसा होगा? तो वो होगा आपका कम चमक वाला एक घोड़ा। विकल्प ए इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही है। चलिए, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका विकल्प बी, यानी कि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी। प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वह है विकल्प बी, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, यानी कि विकल्प 20 में आपका सही है। चलिए, प्रश्न संख्या 10। एक बड़ी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? बताइए। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसमें हो जाएगा आपका आवृत्ति। आपकी आवृत्ति नहीं बदलती है। याद रखिए कि जब एक बड़ी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, किंतु आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीचर आपका 9-10 में आपका पूछा गया था 2023 में। प्रश्न संख्या 11। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। बताइए। प्रश्न संख्या 11। उसको हम कहते हैं मायोपिया, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है, यानी कि विकल्प इस में आपका सही आपका हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने, लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। इस निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और किस नाम से जाना जाता है? वो आपका मायोपिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। चलिए बताइए। प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब है वो है आपका दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। विकल्प इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 13। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? बताइए। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस आपका प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि विकल्प ए। प्रश्न संख्या 15। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? बताइए। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका आपका हो जाएगा वक्ता केंद्र पर। विकल्प सी इसमें आपका सही हो जाएगा, वक्ता केंद्र पर। प्रश्न संख्या 16। जब एक टेलीस्कोप की अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप का विभेदन क्षमता क्या होगा? बताइए। प्रश्न संख्या 16 का तो विभेदन क्षमता उसकी बढ़ती है, यानी कि विकल्प सी इसमें आपका सही है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? बताइए। प्रकाश के रंग को किस तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, यानी कि विकल्प इसमें आपका ए सही है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। बताइए। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब क्या होगा? तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो है आपका 50 सेंटीमीटर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को हम लोग तंतु को गर्म करके उत्पन्न करते हैं। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। बताइए। सौर भट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सौर भट्टी में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 21। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है।
बताइए प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब बताइए क्या होगा। तो वह है आपका माइक्रोस्कोप, विकल्प ए इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 22, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है। तो ये आपका रहता है ट्यूब में ठोस धातु यानी कि प्रतिदीप्त, विकल्प 20 में आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23, शीशे पीवी का उपयोग किया जाता है। बताइए शीशे पीवी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यह किया जाता है आपका प्रकाश संचरण हेतु, विकल्प 20 में आपका सही है। नाई की दुकान में जो समतल दर्पण रखे जाते हैं वो कैसे रखे जाते हैं। वो रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर, विकल्प ए इसमें आपका सही है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या कौन सा नहीं बदलती या बदलता है। बताइए कौन नहीं बदलता है। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब है वो है आपका आवृत्ति। आवृत्ति आपकी नहीं बदलती है। प्रश्न संख्या 26, अगर दोस्तों यह सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सभी विषयों के मैराथन हम जल्द से जल्द कराने वाले हैं। चलिए प्रश्न संख्या 26, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब है वो है आपका उत्तल, विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। प्रश्न संख्या 27, बताइए। तो दर्पण आपका हो जाएगा अवतल, विकल्प ए इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 28, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आवर्धक में आपका प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, विकल्प सी इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 29, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। बताइए ये होती है आपकी तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। अगर आपको लगे कि वीडियो फास्ट है तो प्रश्न पढ़ने से पहले वीडियो को रोकें और खुद आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद अपना आंसर चेक करें। प्रश्न संख्या 30, विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो बताइए क्या होगा। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब बताइए। तो इसका जो जवाब हो जाएगा विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है, यानी कि विकल्प सी इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 31, रमन प्रभाव सरसीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। प्रश्न संख्या 31 का बताइए कौन सा इसमें सही है। तो इसमें आपका जो प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है, यानी कि विकल्प 20 में आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 32, आकाश नीला लगता है। बताइए आकाश नीला क्यों लगता है। तो यह लगता है आपका लघु तरंग दीर्घ तरंगों के अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, विकल्प 20 में आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 33, वो घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। देखिए यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था 2024 में पूछा गया था। तो देता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, विकल्प सी इसमें आपका सही है। चलिए प्रश्न संख्या 34, रात के समय खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को इससे समझाया जा सकता है। देखिए प्रकाश का चैप्टर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इस चैप्टर को आप वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा। रात के समय खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को इससे समझाया जा सकता है। बताइए प्रश्न संख्या 34 को सही जवाब क्या होगा आपके अनुसार। तो ये होगा आपका प्रकाश का अपवर्तन, विकल्प ए इसमें आपका सही है, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए प्रश्न संख्या 35, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा जो आपकी प्राप्त होती है, सबसे सरल प्रश्न है वो है आपका सूर्य से। प्रश्न संख्या 36, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है। यह प्रश्न आपका रिपीट है, इसके पहले भी आया हुआ था। तो बताइए किसमें न्यूनतम होती है। वो होती है आपका कांच के। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा लगभग 8.5 मिनट।
विकल्प सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में आपका 8 मिनट 19 सेकंड लेता है, जो कि इस विकल्प में कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? तो वह है प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। विकल्प बी इसमें आपका सही है। यह आपका प्रश्न 70वीं बीपीएससी एग्जाम में आपका आया हुआ था। देखिए, बीपीएससी के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि बीपीएससी अपने प्रश्न को हूबहू रिपीट करता है। तो बीपीएससी के जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर अगर आप देख के जाते हैं तो आपको काफी मदद मिलती है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? बताइए कौन है सबसे बड़ा भंडार प्रश्न संख्या 40 का? तो वह है आपका सौर ऊर्जा। दोस्तों, अगर यह सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आने वाले सभी जो मैराथन हैं आपको मिलेंगे इस चैनल पे। चलिए अगला टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। इसका पहला प्रश्न है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक या गलनांक या हिमांक या त्रिक बिंदु? तो उसे हम कहते हैं त्रिक बिंदु। विकल्प डी इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 2। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। बताइए कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। विकल्प ए आपका सही है। प्रश्न की व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह फटाफट रिवीजन है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सिर्फ हम आंसर देख सकें, क्योंकि बीपीएससी के हूबहू प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कब ठंडा किया जा सकता है? पानी के बहने से, संपीड़ित गैस के छोड़ने से, या रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से? तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है आपका संपीड़ित गैस को छोड़ने से, यानी विकल्प बी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? इसमें से आपका सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? तांबा, सीसा, पारा, जस्ता? बताइए। तो इसमें आपका जो सही जवाब है वह है आपका सीसा। विकल्प 20 में आपका सही है। 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना? बताइए। तो इसमें आपका जो ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक है, यानी विकल्प 20 में आपका सही है। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प 20 में आपका सही जवाब है। स्टीम इंजन कैसे चलता है? बताइए। जल से, ऊष्मा से, ध्वनि से, तेल से? तो स्टीम इंजन आपका ऊष्मा से चलता है, यानी विकल्प 20 में आपका सही है। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? बताइए। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या होगा? अब बताइए। इसका जो सही जवाब है गैस के दबाने एवं मुक्त करने से। विकल्प ए इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि? तो इसका कारण यही है कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, यानी कि विकल्प डी में आपका सही है। चलिए, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, अगर हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दें तो क्या होगा? आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं? नहीं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं? यह भी आपका सही नहीं है। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ये आपका विकल्प सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बताइए। बढ़ेगा, घटेगा, कम होगा? तो कमरे का तापमान आपका बढ़ जाएगा, यानी विकल्प 20 में आपका सही है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। विकल्प 20 में आपका सही है। प्रश्न संख्या 12। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 50 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो उसका मान कितना आएगा? वह आएगा आपका
122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो सूत्र होता है यह बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसके द्वारा आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। ये क्या होता है कि अधिक ऊंचाइयों पर जाने पे द्रवों का जो क्वथनांक होता है वो आपका घटता है। विकल्प 20 में आपका सही है, क्योंकि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घटता है। दाब तथा क्वथनांक में समानुपातिक संबंध होता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक आपका घटता है और क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब आपका घटता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। किसके कारण? तो आपके उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। विकल्प सी में आपका सही है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इसका कारण यही है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। यानी लकड़ी की तुलना में, विकल्प बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। विकल्प 20 में आपका सही है। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, ये आपके पुट वाले प्रश्न है, इसमें से आपका कौन सा सही होगा? तो ध्यान दीजिए, इसमें ना आपका एक सही है ना ही दो सही है, क्योंकि ये भी आपका गलत है और अभी आपका गलत है। इसमें आपका डी, इसमें आपका सही है। इसमें जो ये 30 डिग्री सेल्सियस है और ये 40 डिग्री सेल्सियस, अगर ये इसको मान को यहाँ पे रख दे और इसको यहाँ पे रख दे तब ये कथन आपका सही हो जाएगा। बाकी ये कथन आपका उल्टा दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। ऊष्मा का स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है। तो इसमें जो आपका जो सही जवाब है वह है विकिरण। विकल्प ए इसमें आपका सही है। अगला टॉपिक है तरंग गति। प्रश्न संख्या 1। लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड, किस पर निर्भर करती है? आपके विकल्प हैं, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर डिपेंड करती है या तापक्रम के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें आपका जो सही जवाब है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। विकल्प 20 में आपका सही है। प्रश्न संख्या 2। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। इसमें आपका जो ध्वनि तरंग है यह आपका अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं या तरंग दैर्घ्य कहते हैं या आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। विकल्प 20 में आपका सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। बताइए। आपको बता दें कि वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर अर्थात लगभग आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी विकल्प ए में आपका सही है। प्रश्न संख्या 5। कॉस्मिक किरणें हैं। बताइए, कॉस्मिक किरणें हैं ये आपके आवेशित कण हैं, यानी कि विकल्प ए में आपका सही है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? देखिए, यह प्रश्न आपका 68वीं बीपीएससी में आपका पूछा था और यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आपका बीपीएससी तैयारी 3 में आपका पूछा था पीआरटी में। और इस प्रश्न का उत्तर जब अलग अलग कोचिंग संस्थानों के द्वारा बताया गया, क्योंकि विकल्प में सूर्य दिया हुआ था तो सूर्य बताया गया था, बट जब आयोग ने जब इसका उत्तर माना तो आपका दीर्घ तरंग माना, दीर्घ तरंग स्तरीय विकिरण, यानी कि विकल्प ए इसमें आपका सही है। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। बताइए। तो आंतों के रोगों के निदान के लिए हम प्रयोग करते हैं आपका एक्स किरणें।
एक्स किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय किरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए अगला टॉपिक है ध्वनि। ये भी टॉपिक आपका काफी महत्वपूर्ण है। इससे भी प्रश्न आपके काफी पूछे गए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा या गुणवत्ता? तो आवृत्ति मापी जाती है, क्योंकि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेत एच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और एक सामान्य मनुष्य आपका 20 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक आवृत्ति को ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यह भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। प्रश्न संख्या 2, आवृत्ति को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज में। विकल्प ए आपका सही है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है वो आपकी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। विकल्प सी इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपवर्तित रहती है। इसमें ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ए हो जाएगा, आवृत्ति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वायु में ध्वनि तरंग होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए ठोस, द्रव, गैस यानी कि वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि अनुदैर्घ्य। चलिए प्रश्न संख्या 6, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा विकल्प ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, यानी कि विकल्प इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 7, 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है, किसके बराबर होता है? तो एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के बराबर। प्रश्न संख्या 8, अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक तरंगे आपकी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं, यानी कि विकल्प 20 में आपका सही है। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है। तो बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का जो विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि विकल्प सी इसमें आपका सही है। चलिए प्रश्न संख्या आपका 10, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है। तो ध्वनि का जो वेग अनुमानता आपका है 330 मीटर प्रति सेकंड। विकल्प 20 में आपका सही है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो आपकी जो अधिकतम जो ध्वनि की गति होती है विकल्प के अनुसार आपका इस्पात में, विकल्प ए में आपका सही है, क्योंकि ध्वनि की गति ठोसों में सबसे अधिक तथा गैसों में सबसे कम होती है। और यह प्रश्न आपका बीपीएससी तैयारी 3 जुलाई 2024 में पूछा गया था। तो ये ध्वनि चैप्टर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीकी के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, यानी विकल्प सी इसमें आपका सही है। चलिए अगला जो टॉपिक है वह है विद्युत धारा। विद्युत धारा से पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई आपकी एम्पियर है, विकल्प डी इसमें आपका सही है। विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है और 1 कूलाम प्रति सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है और यह एक आपकी अदिश राशि है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। विद्युत शक्ति की इकाई है। आपकी विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो है आपकी वाट, विकल्प डी इसमें आपका सही है। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? 1 वोल्ट को 1 कूलाम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया जाता है और 1 वोल्ट बराबर आपका 1 जूल प्रति कूलाम, अतः इसमें विकल्प ए इसमें सही है। कास्मिक किरणें हैं, ये जो आपकी कास्मिक किरणें होती हैं वे होती हैं आवेशित कण, विकल्प ए इसमें आपका सही है। चलिए अगला जो प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है आपकी वाट है, विकल्प डी इसमें आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? देखिए टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने के लिए आपकी मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी विकल्प सी इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 7। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी। इसमें यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जले तो 1 इकाई बिजली का खर्च आपका हो जाएगा, यूनिट बराबर इकाई बराबर 100 गुणे 10 घंटा, जब इसका गुणा करेंगे तो 1000 वाट घंटा यानी कि किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 इकाई यानी 1 यूनिट, तो इसमें विकल्प 20 में आपका सही है। प्रश्न संख्या 8। तो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा। अगर आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपका जो सही जवाब आएगा 4.70 किलो ओम, यानी विकल्प डी में आपका सही है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, बताइए। जस्ता या सल्फ्यूरिक अम्ल या अमोनिया क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है अमोनियम क्लोराइड, विकल्प सी इसमें आपका सही है। एक यम किग्रा भार एवं ई कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में भी वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। तो जूल में होगी आपका विकल्प ए इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 11। डायनमो, बताइए यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो जो डायनमो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि विकल्प 20 में सही है। प्रश्न संख्या 12। विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि विकल्प सी में आपका सही है। प्रश्न संख्या 13। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? बताइए। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत धारा निम्न में से आपकी एमीटर से नापी जाती है, विकल्प 20 में आपका सही है। यह प्रश्न काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप देख लीजिएगा।
क्योंकि एमीटर, वोल्ट मीटर और जितने भी ये मीटर हैं, इससे सवाल आपके हर बार पूछा है टीआरई 1 से लेके टीआरई 3 तक। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये नापी जाती है आपकी एमीटर से। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या प्रकाश ऊर्जा को भंडार करता है। तो विकल्प के अनुसार आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विकल्प 20 में आपका सही है। प्रश्न संख्या 16। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। क्योंकि तो इसका जो कारण है आपका, जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। विकल्प ए इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 17। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? किस दिशा की तरफ संकेत करती है? तो ये करती है आपकी उत्तर दिशा की तरफ। प्रश्न संख्या 18। चुंबकत्व का अचुंबकीय यानी कि समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये जो प्रदर्शित होता है आपका प्लेटिनम। प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब है वह है प्लेटिनम। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 19। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। बताइए किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, या समानांतर क्रम में? याद रखिए कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले सभी बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। आपके विकल्प 20 में आपका सही है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि प्रकाश बल्ब का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो चमक में गिरावट आती है, और इसलिए अधिक चमक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 20। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। विकल्प डी इसमें आपका सही है। कब मिला था? 1921 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? तो विद्युत उपयोग करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। चलिए प्रश्न संख्या 22। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यह बना होता है आपका टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। विकल्प डी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? देखिए यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया था। तो यह कार्य करता है आपके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विकल्प सी इसमें आपका सही है। दोस्तों जो भी मैं आंसर बता रहा हूं वो बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के द्वारा और घटना चक्र के बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। चलिए प्रश्न संख्या 24। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं, इस घटना को हम थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। विकल्प ए इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 25 है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? तो पंखे की जो रफ्तार होती है उसके वोल्टेज पे। विकल्प ए इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 26। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। कौन सी सामग्री है? वह है आपका नरम लोहा। विकल्प ए इसमें आपका सही है। चलिए प्रश्न संख्या 27। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है।
उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यही है कि ऊष्मा की हानि कम है। विकल्प डी इसमें आपका सही है। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ, व्याख्या कम सीधे उत्तर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में पूरे भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को कवर किया जा सके। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा आपके अनुसार बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका विकल्प ए यानी कि 2। इसके बारे में आपको बता दें कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 29। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल, उत्तल, अवतल या अवतल समतल का संयोजन? बताइए। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब क्या होगा आपके अनुसार? तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। विकल्प बी इसमें आपका सही है। चलिए प्रश्न संख्या 30। धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व आपका एक सदिश राशि होती है। विकल्प सी इसमें आपका सही है। संख्या 31। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो बल्ब में कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो उसे हम टंगस्टन कहते हैं। विकल्प डी टंगस्टन बल्ब में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। बिजली का खपत बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो आपके वाट पे, वोल्टेज पे, लोहा पे या एम्पियर पे? तो याद रखिए बिजली का बिल केवल आपके वाट पे निर्भर होता है, यानी कि विकल्प ए आपका सही है। प्रश्न संख्या 33। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो एसी करंट को हम डायनेमो द्वारा उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 34। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? तो बिजली गिरने के दौरान बिजली का निर्वहन की घटना आपकी होती है। विकल्प बी इसमें आपका सही है। निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? प्रश्न संख्या 35 का क्या होगा सही जवाब आप बताइए। इसके बारे में आपको हम थोड़ा बताएंगे कि ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनका प्रतिरोध उन ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। जैसे टार्च बल्ब गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार इसमें आपका जो विकल्प बी है वही आपका सही है, टार्च बल्ब। चलिए प्रश्न संख्या 36। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो चारों ओर जो रेखाएं होती हैं संकेंद्रित वृत्त, यानी कि विकल्प सी इसमें आपका सही है। चलिए अगला टॉपिक है चालकता। और ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट है जो सभी विषयों के मैराथन इसमें कराए गए हैं। पसंद आए तो जाके वहां आप देख सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है चालकता। पहला प्रश्न है कि ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर किसका मात्रक है? वह है प्रतिरोधकता का, यानी कि विकल्प सी इसमें आपका सही है। निम्न में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? देखिए यह प्रश्न आपका 70 बीपीएससी में पूछा गया था और आपका ये प्रश्न आपके जूनियर में भी पूछा गया था, टीआरई 3 में और 2 में, और फिर पीआरटी में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। यह प्रश्न काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है।
तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब है वह है R बराबर V/I। ओम के नियम के बारे में बता दें कि ओम के नियम के अनुसार किसी तार का प्रतिरोध यानी R उस तार के सापेक्ष वोल्टता तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि R बराबर V/I। चलिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। देखिए ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है कई बार, तो और ये प्रश्न सेम हूबहू रिपीट हुआ है। पीपीएससी टियर 3 में ये प्रश्न आ चुका है 6 to 8 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विकल्प बी IR²। अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। तो अर्धचालक में कौन से गुण होते हैं? तो अर्धचालक का गुण होता है कि विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। विकल्प 20 में आपका सही है। चलिए प्रश्न संख्या 5, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण आपका है शून्य पारगम्यता। विकल्प सी में आपका सही है। प्रश्न संख्या 6, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है। तो इसमें जो आपका विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं, वही आपका सही है। लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज के नियम यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया में ऊर्जा न तो बनाई जाती है और न ही नष्ट होती है। प्रेरित धारा हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है, इस प्रकार ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती है, यानी कि विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए प्रश्न संख्या 7, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। जब किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है या वही रहता है, बताइए। तो जब किसी अर्धचालक को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है, यानी कि विकल्प 20 में आपका सही है। प्रश्न संख्या 8, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उसे कहते हैं प्रेरण, यानी कि विकल्प ए इसमें आपका सही है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं, यानी कि विकल्प ए इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। किसमें बिजली आपकी नहीं आती है? नींबू के रस में बिजली आपकी आती है, नमकीन के पानी ये भी आपका सुचालक है, संतरे का रस ये भी आपका सुचालक है, यानी कि इसमें से कोई नहीं। विकल्प डी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता बताइए। तो एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता तनुकरण पर नहीं परिवर्तित होती है। विकल्प 20 में आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी। देखिए यह प्रश्न आपका 7th बीपीएससी में री एग्जाम में पूछा गया था। अगर जिस बुक से हम ये सेशन करा रहे हैं, अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे दिया हूं, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बताइए इसमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यह प्रश्न आपका स्कूल टीचर हेडमास्टर में आपका 2023 में पूछा था। तो आपकी गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, बल्कि अल्फा किरणें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत रेडियो तरंगे, माफ करिए, अल्फा विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत रेडियो, सूक्ष्म और रक्त दृश्य पैराबैंगनी एक्स तथा गामा किरणें आती हैं, लेकिन अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि विकल्प 20 में आपका सही है।
चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। बताइए प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब आपके अनुसार क्या हो जाएगा। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण आपका नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब है। चलिए प्रश्न संख्या 3। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है नाभिकीय विखंडन पर। विकल्प बी आपका सही है। प्रश्न संख्या 4। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे आधारित है? तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब है वह है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। विकल्प बी इसमें आपका सही है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने की साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है। तो आपका जो तत्व है वह है यूरेनियम। विकल्प सी। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और इसके अतिरिक्त थोरियम, प्लूटोनियम आदि तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न में साधारणतः पूछा है तो सिर्फ यूरेनियम। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग मंदक के रूप में करते हैं। विकल्प सी आपका सही है। यह प्रश्न आपके बीपीएससी स्कूल हेड टीचर यानी कि हेड मास्टर में आपका पूछा गया था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ आपका अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें सभी आपका उत्सर्जित करता है, यानी विकल्प डी इसमें आपका सही है। एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब है वह है उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प डी इसमें आपका सही है, क्योंकि एक्सरे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्हें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। याद रखिए, क्योंकि इसमें कोई भी आवेशित कण उपस्थित नहीं होते हैं। इसकी खोज रो एन टजन ने की थी। चलिए प्रश्न संख्या 9। विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है किसके माध्यम से? यह प्रश्न आपका कई बार रिपीट हो चुका है। प्रश्न का बस थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है। तो किसके द्वारा? यूरेनियम के द्वारा आपका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। चलिए प्रश्न संख्या 10। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो इसका जो सही जवाब है वह है श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। विकल्प डी इसमें आपका सही है। चलिए अगला टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसका पहला प्रश्न है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो जी का मतलब होता है जनरेशन, यानी कि विकल्प सी इसमें आपका सही है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो एक प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच, डॉट पर इंच से निर्धारित की जाती है। डॉट पर इंच को DPI के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह प्रश्न आपका बीपीएससी 11th-12th में आपका 2023 में पूछा था। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? बताइए कंप्यूटर की कौन कौन सी भाषाएं हैं आपकी? तो कंप्यूटर की भाषाएं आपकी कोब्रा, पाइथन, स्किरल, जावा ये सभी हैं। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। विकल्प डी 69वीं बीपीएससी में प्रश्न यह आ चुका है। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? यह प्रश्न 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है चैट जीपीटी के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऐप्स है। हर सवालों का जवाब यहाँ आपको मिल जाएगा। कोई भी सवाल हो, पढ़ाई लिखाई से लेके
पूरे जीवन से लेके कुछ भी, कोई भी सवाल डाउट हो आप उसमें करिए, आपको एक मानो जैसे कि कोई एक इंसान जवाब दे रहा हो वैसे आपको जवाब देगा। ये खुद का मेरा अनुभव है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, विकल्प ए आपका इसमें सही है। चैट जीपीटी के बारे में बता दें कि चैट जीपीटी एक कृत्रिम बुद्धि चैटबॉट है जिसे वर्ष 2022 में सैन फ्रांसिस्को स्थित एआई अनुसंधान कंपनी ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसमें कंप्यूटर की भाषा आपकी बेसिक है, सी है, फॉरट्रेन है, बट आपकी फास्ट नहीं है। तो विकल्प सी इसमें आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? बताइए। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसमें आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग, ये सभी आपके यानी कि 1, 2, 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, विकल्प ए। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो जरूर दोस्तों को शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के लिए एक भाग लैंडर का नाम है। तो उसका नाम था विक्रम, विकल्प ए आपका सही है। और यह कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2, उपग्रह सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपका स्टार लगाया हुआ है। तो इस प्रश्न या तो ये प्रश्न गलत होगा या इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट कर दिया होगा। फिर भी आप इसका व्याख्या देख लीजिए बुक में क्या दिया हुआ है। उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। चलिए प्रश्न संख्या 3, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? देखिए आप अगर करंट अफेयर में अगर प्रश्न तैयार करना हो तो जितने भी ये उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं इससे संबंधित आप प्रश्न अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके हर बार पूछे जा रहे हैं। 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, तैयारी 3 में पूछा गया था और तैयारी 2 में भी पूछा गया था। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब बताइए क्या होगा? 10 जुलाई 1992 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3 का 10 जुलाई 1992। चलिए अगला टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार। रडार का आविष्कारक कौन था? तो आपके रॉबर्ट वाटसन, विकल्प इसमें आपका सही है। प्रश्न संख्या 2, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उनको कब यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था आप बताइए। तो यह प्रश्न का जवाब आप कमेंट में देंगे या मैं ही बता देता हूं। सन 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, ये आपके पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। इनका पूरा नाम है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब है गैलीलियो। टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने किया था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का शुरुआत आपका राइट्स ब्रदर्स ने किया था। प्रश्न संख्या 5, आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है। तो कौन करता है? तो आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है
वो आपका रेडियो तरंगों का। विकल्प ए इसमें आपका सही है। चलिए अगला टॉपिक है विविध। विविध का पहला प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि बी आपका इसमें सही है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो सोलर स्थिरांक का मान आपका 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर आपका है। चलिए प्रश्न संख्या 3, गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल आपका हिग्स बोसान है, यानी कि बी आपका इसमें सही है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? गैर संपर्क बल आप बताइए क्या होता है? देखिए यह प्रश्न आपका समन्वय बीपीएससी प्री में 2024 में पूछा था। चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल का उदाहरण है, जबकि घर्षण बल तथा प्रभावी बल संपर्क बल का उदाहरण है। गैर संपर्क बल में वस्तु के एक दूसरे के साथ संपर्क होने की संभावना एकदम कम होती है। चलिए कि 2012 में सर्न यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुत प्रचारित गाठ कण की खोज की गई थी। इस कण का वैज्ञानिक नाम है, बताइए इस कण का क्या नाम है? तो इस कण का नाम है हिग्स बोसान। विकल्प 20 में आपका सही है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपका स्टार लगा हुआ है, यानी कि यह प्रश्न आपका विवादित था या डिलीट कर दिया गया था। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यह व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या होगा? तो यह प्रश्न आपका 68वीं बीपीएससी में आपका पूछा गया था। इसका जो सही जवाब है फोटो वोल्टिक सेल, यानी विकल्प 20 में आपका सही है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। देखिए एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करता है या करते हैं, यह विकल्प आपका सही है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, यह भी सही है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, यही विकल्प आपका गलत है। एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, यह भी आपका सही है, यानी कि विकल्प सी इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए ये प्रश्न आपका रिपीटेड है। प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका फोटो वोल्टिक सेल, यानी कि विकल्प ए। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। देखिए ये ग्रीन हाउस गैस ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आपके बार बार बन रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब है वो है विकल्प ई। देखिए इस प्रश्न का जवाब विकल्प ई क्यों है? क्योंकि एक से अधिक आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक, नाइट्राइड ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इस प्रकार प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही होने से आपका विकल्प ई इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? बताइए तांबा, जर्मेनियम या ग्रेफाइट या चांदी। तो आपका जो जर्मेनियम है यही आपका प्रयोग होता है। चलिए प्रश्न संख्या 12, एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। तो जो एक संधारित्र का प्रतिघात आपका आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विकल्प सी में आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? यह छोड़ा गया था आपका 19 अप्रैल 1975, विकल्प 20 में आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कि भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम है।
क्या नाम था इसका? इसका नाम था मानव। ये करंट अफेयर का प्रश्न है जो 70 बीपीएससी में आपका पूछा गया था 2024 में। दोस्तों यह सेशन यही समाप्त होता है। यह भौतिक विज्ञान का कंप्लीट मैराथन था। इसके बाद हम अन्य जो विषय बचे हैं उसके भी मैराथन लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट का मैराथन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।